हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एमपी सेट 2K25 की प्रिपरेशन के लिए पीवाईक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ लेके आई हूँ। इसमें आपको हर यूनिट के 2 क्वेश्चन मिलेंगे। वो एमपी सेट और अदर स्टेट के सेट के भी हो सकते हैं। आप लोग सभी स्टेट के सेट के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नहीं रिपीट होते हैं तो कॉन्सेप्ट या टॉपिक रिपीट होते हैं। इसके पहले के वीडियोज़ में मैंने 2 प्रैक्टिस सेट करवाए हुए हैं, आप उनको मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, इसके साथ ही जो आपकी एक्यूरेसी है वो अच्छी होती है। तो आप लोग अगर लगातार ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे, ये ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होने वाला है, तो आपके एग्ज़ाम तक बहुत सारे क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स कैनॉट पार्टिसिपेट इन अल्फा हेलिक्स कन्फर्मेशन इन प्रोटीन बाय इंट्रोड्यूसिंग अ डीस्टेबलाइजिंग किंक। मीन्स कौन सा अमीनो एसिड ऐसा है जो कि डिस्टेबलाइजिंग किंक उत्पन्न करने के बाद अल्फा हेलिक्स कन्फर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ऑप्शंस आर गिवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग वीडियो पॉज करके अपना आंसर खुद दीजिएगा, उसके बाद आंसर देखिएगा। लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। अल्फा हेलिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपको लास्ट वीडियो में भी बताया गया था, तो आप लोग अल्फा हेलिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो अल्फा हेलिक्स जो होता है एक हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। हर अमीनो एसिड अपनी बैकबोन स्ट्रक्चर के अनुसार एक फिक्स्ड पाई या साई एंगल बनाता है। कुछ अमीनो एसिड होते हैं जो हेलिकल स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देते हैं, उनको अल्फा हेलिक्स ब्रेकर बोला जाता है। प्रोलीन जो होता है वो अल्फा हेलिक्स ब्रेकर ही होता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, बैकबोन को रिजिड बनाता है। जो प्रोलीन होता है उसमें NH ग्रुप की कमी होती है, इसलिए वो H बॉन्ड भी नहीं बना पाता है, तो वो क्या करता है, किंक प्रोड्यूस करता है। किंक का मीन्स होता है कोई मोर टाइप का। प्रोलीन अल्फा हेलिक्स में एब्सेंट होता है। क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि डिस्टेबलाइजिंग की कौन प्रोड्यूस करता है, तो राइट वन इज प्रोलीन, सो वी कैन गो विद आंसर नंबर डी। नेक्स्ट वन इज पैराडॉक्स रिलेटेड टू प्रोटीन फोल्डिंग इज। पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास। प्रोटीन फोल्डिंग से रिलेटेड विरोधाभास है। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 1 के बारे में जानते हैं। सी वैल्यू पैराडॉक्स क्या होता है। तो सी वैल्यू पैराडॉक्स जो होता है वो जीनोम साइज से रिलेटेड पैराडॉक्स होता है। इसमें ये बताया गया है कि सी वैल्यू ज़्यादा होती है लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी कम हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी है शेरमैन पैराडॉक्स। ये माइटोकॉन्ड्रियल DNA से रिलेटेड पैराडॉक्स होता है। ये बताता है म्यूटेशनल रेट और जनजातीय संख्या में जो वेरिएशन होता है उससे संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर सी इज लॉम्बार्ड्स पैराडॉक्स। लॉम्बार्ड्स पैराडॉक्स जो होता है ये ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड पैराडॉक्स होता है। इसमें ये बताया गया है कि जो कुछ मसल्स होती हैं वो एक साथ एक्टिव होती हैं, जबकि उनके जो जनरल वर्क होते हैं वो अपोजिट होते हैं। फोर्थ वन इज़ लेवेंथल्स पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स जो है वो प्रोटीन फोल्डिंग से संबंधित होता है। इसमें ये होता है कि जो सैकड़ों प्रोटीन जो होते हैं वो सैकड़ों अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। हर अमीनो एसिड कई तरह के कन्फॉर्मेशनल चेंज कर सकते हैं। फोल्ड होने में इनको मिली सेकेंड से कम टाइम लगता है। तो ये बताता है कि प्रोटीन फोल्डिंग रैंडम प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक एनर्जी लैंडस्केप एंड फनल फोल्डिंग का अनुसरण करती है। सो वी कैन गो विद आंसर नंबर डी, लेवेंथल्स फनल पैराडॉक्स। ये एक प्रोटीन फोल्डर से रिलेटेड पैराडॉक्स है। नेक्स्ट वन इज HSP70 protein are central components of the cellular network of molecular chaperones and folding catalyst. HSP70 protein आणविक chaperones and folding catalyst के cellular network के केंद्रीय component होते हैं। Which of the following is not the correct cellular location of the HSP70 protein? इनमें से कौन ऐसे हैं जो HSP70 प्रोटीन के सेलुलर लोकेशन के लिए करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में HSP70 पाया जाता है। न्यूक्लियस में भी स्ट्रेस कंडीशन में साइटोसोलिक HSP70 पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा कंपार्टमेंट में पाया जाता है। लेकिन गोल्गी एपरेटस में HSP70 नहीं पाया जाता है, क्योंकि गोल्गी एपरेटस में प्रोटीन फोल्डिंग नहीं होती। HSP70 का मेन वर्क होता है कि वो प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प करते हैं। ये अलग अलग ऑर्गन्स में लोकेटेड होते हैं ताकि ये अलग अलग स्थान पे पहुंचने वाले प्रोटीन और बनने वाले प्रोटीन को सही तरीके से फोल्ड कर सके। लेकिन गोल्गी बॉडीज़ में प्रोटीन फोल्डिंग का कोई काम नहीं होता है। वहाँ पे प्रोटीन शॉर्टिंग का काम होता है, प्रोटीन मॉडिफिकेशन होता है, पैकेजिंग होती है, वेसिकल्स फॉर्मेशन होता है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। Which one of the following heat shock protein is present in almost every compartment of the eukaryotic cell? इनमें से कौन सा हीट शॉक प्रोटीन HSP जो है प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी कंपार्टमेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल के हर कंपार्टमेंट में पाया जाता है?
तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी HSP70। HSP70 जो है वो यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, साइटोसोल, पेरोक्सिसोम, ER में भी BIP या GRP78 के फॉर्म में पाया जाता है, और पेरोक्सिसोम के जो है उसमें कुछ स्पीसीज में पाया जाता है। लेकिन जो HSP60 है वो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। HSP90 जो है वो साइटोसोल और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बस में पाया जाता है, और HSP10 जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। सो द करेक्ट वन इज HSP70। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोकैरियोटिक सिग्मा 32 फैक्टर ऑफ RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज का सिग्मा 32 फैक्टर है वो प्रोकैरियोटिक में किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ हीट शॉक प्रोटीन इन इकोलाई। हीट शॉक प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सिग्मा 32 जो फैक्टर है इकोलाई में हीट शॉक प्रोटीन का एक स्पेशल सिग्मा फैक्टर है। बैक्टीरिया को हीट स्ट्रेस या अनस्ट्रेस, जैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो गया, प्रोटीन में फोल्डिंग हो गया, ये सब जब स्ट्रेस होते हैं तो सिग्मा 32 एक्टिव होता है, हीट शॉक जीन्स को पहचानता है और हीट शॉक प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। अदर ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पोरुलेशन इन बैसिलस सबटिलिस, तो इसके लिए सिग्मा 32 नहीं, सिग्मा फैक्टर एफ, सिग्मा फैक्टर एप्सिलॉन, सिग्मा फैक्टर जी, सिग्मा फैक्टर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, इज इंड्यूस्ड व्हेन बैक्टीरिया मेक ट्रांजिशन फ्रॉम द ग्रोथ फेज टू स्टेशनरी फेज। ग्रोथ फेज से स्टेशनरी फेज जाने के लिए सिग्मा फैक्टर एस रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन नंबर डी है, इज़ यूज्ड इन द कंडीशन ऑफ नाइट्रोजन स्टारवेशन इन इकोलाई। नाइट्रोजन स्टारवेशन इकोलाई के लिए सिग्मा फैक्टर एन रिस्पॉन्सिबल होता है। अदर ऑप्शंस गलत हैं, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन कॉलम मैच पे है। फर्स्ट कॉलम में आपके साइंटिस्ट नेम दिए हुए हैं, सेकंड कॉलम में उनकी डिस्कवरीज़ के बारे में दिया हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा। फर्स्ट है वाटसन क्रिक, की बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि वाटसन क्रिक ने क्या किया था, तो उसका जो सही आंसर है वो आर है, डबल हेलिक्स ऑफ DNA की उन्होंने खोज की थी। तो फर्स्ट के साथ आर मैच करते हैं, तो ये सारे ऑप्शन में गिवन है। उसके बाद जो सबसे बेसिक चीज़ है वो आप लोगों को पता होगी, जैकब एंड मोनोड ने क्या किया था, तो जैकब मोनोड ने लैकोपेरॉन कॉन्सेप्ट दिया था। तो फोर्थ का हो जाएगा आपका टी नंबर। कॉर्नबर्ग ने क्या किया था, कॉर्नबर्ग ने DNA पॉलीमरेज 1 की खोज की थी ई कोलाई से। तो फिफ्थ का जो होगा वो पी हो जाएगा। अगर आपको ये तीन पता है तो आपको पता चलेगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होने वाला है। जो सेकंड है RW हॉली, RW हॉली ने क्लोवर मॉडल ऑफ tRNA दिया था, और जो मार्शल नीरेनबर्ग हैं इन्होंने डेसिफेर जेनेटिक कोड दिया था, मतलब उन्होंने जेनेटिक कोड के बारे में बताया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेस्मोसोम्स आर सेल जंक्शन दैट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एडेशन बिटवीन सेल्स। डेस्मोसोम जो होते हैं सेल जंक्शंस होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एडेशन सेल्स के बीच में प्रोवाइड करते हैं। विच प्रोटीन इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ डेस्मोसोम। डेस्मोसोम का मेजर कंपोनेंट क्या होता है, तो जो इसका सही आंसर है वो आंसर नंबर ए है। कैडहेरिंस जो होते हैं वो डेस्मोसोम के मेजर कंपोनेंट होते हैं। डेस्मोसोम जो होता है वो सेल टू सेल जंक्शन क्रिएट करता है, सेल्स को मजबूती से बांधता है, जैसे स्किन सेल्स हो गई, हार्ट सेल्स हो गई। कैडहेरिंस दो टाइप के होते हैं, डेस्मोग्लिन और डेस्मोकोलिन, ये मजबूत एडहेरेंस बनाते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी है इंटेग्रिन। इंटेग्रिन जो होता है सेल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के एडेशन में काम करता है। और सेलेक्टिन जो होते हैं वो ल्यूकोसाइट एडहेशन में एंड इन्फ्लेमेशन में काम करते हैं। कोलेजन जो होते हैं वो डायरेक्ट जंक्शन में काम नहीं करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। Next question is also based on desmosome. So the question is, a desmosome forms a very strong spot weld between cell. desmosome जो होता है बहुत strong spot weld formation करता है cells के बीच में. It is created by linkage of intermediate filament and ये जो strong bond होता है ये intermediate filament और किस cells के linkage से बनता है. So the correct option is option number D. Last option भी कैडहेरेंस ही सही था, ये ऑप्शन भी कैडहेरेंस ही सही होगा. तो लिंकेज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड कैडहेरेंस के बीच में होता है. ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा क्योंकि इपिथेलियल जो टिश्यूज़ होते हैं यहाँ पे डेस्मोसोम्स बनता है, वो इसका स्थान है, उसका कंपोनेंट नहीं है. फाइब्रोनेक्टिन जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन है
और साइटोप्लाज्म में इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। सो ऑप्शन डी ही करेक्ट ऑप्शन होगा। आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। आप लोगों को सारे जंक्शंस और एडिशंस के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट नोन सेल लाइन ऑब्टेन फ्रॉम ह्यूमन कार्सिनोमा। तो बेस्ट नोन सेल लाइन जो है ह्यूमन कार्सिनोमा से ऑब्टेन की गई है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हेला सेल्स। हेला सेल सबसे प्रसिद्ध और उपयोग की जाने वाली सेल लाइन है। इमोर्टल सेल लाइन है। इसका यूज़ कैंसर स्टडी में, वैक्सीन में, टॉक्सिसिटी टेस्ट में किया जाता है। अदर ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए जो है तो वो BHK सेल्स जो होती हैं बेबी हैमस्टर किडनी सेल्स हैं, हैमस्टर्स में से ऑब्टेन की गई हैं। CHO सेल्स होती हैं चाइनीज़ हैमस्टर ओवरी सेल्स, ये भी हैमस्टर्स से ऑब्टेन की गई हैं। थर्ड LNT3T सेल हैं, ये माउस फाइब्रोब्लास्ट सेल लाइन्स हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी ही है, हेला सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेस ऑफ सिस्टर्नी फॉर्मिंग डिक्टियोसोम इज हैविंग। तो डिक्टियोसोम को गोल्गी एप्रेटिस भी बोलते हैं। सिस्टर्नी फॉर्मिंग फेस कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट। प्रॉक्सिमल फेस जनरली कन्वेक्स होता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो डिक्टियोसोम होता है उसके 2 फेसेस होते हैं, एक सिस एक ट्रांस। पहले मैं सिस के बारे में बताती हूँ। सिस को प्रॉक्सिमल भी बोलते हैं, ये ER की साइड होता है। इसको फॉर्मिंग फेस बोलते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है कन्वेक्स मतलब उत्तल होता है, और वेसिकल यहाँ पे फ्यूज़ होते हैं एंड प्रोटीन एंटर करते हैं। जो अदर फेज़ होता है ट्रांस फेज़ या डिस्टल फेज़ जिसको बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड होता है, इसको मैच्योरिंग फेज़ बोलते हैं। कनकेव होता है और वेसिकल यहाँ से बाहर निकलते हैं। जिसको भी कन्वेक्स या कनकेव में प्रॉब्लम होती है तो ऐसे याद रख लीजिए, कन्वेक्स छोटा वर्ड है मतलब उत्तल, कनकेव थोड़ा बड़ा है वैसा अवतल। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर है वो, क्योंकि वो सिस्टर्नी फॉर्मिंग पूछ रहा है, फॉर्मिंग फेज को मैंने आपको बताया कि उसको सिस या प्रॉक्सिमल बोलते हैं और उसका जो शेप होता है वो कन्वेक्स होता है। सो वी कैन गो विद द आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लोएम टिश्यू इन जिम्नोस्पर्म लैक्स। फ्लोएम टिश्यू जो जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं उनमें क्या नहीं पाया जाता है? तो उसमें सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स दोनों नहीं पाई जाती हैं। जिम्नोस्पर्म के जो फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं उनमें सीव सेल्स पाई जाती हैं और एल्बुमिनस सेल्स पाई जाती हैं कंपेनियन सेल्स की जगह पे। बाकी जो सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स होती हैं वो एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट्स में ही पाई जाती हैं। और जिम्नोस्पर्म में बहुत प्रिमिटिव टाइप का फ्लोएम होता है, इसलिए उनमें सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, जिसने NCERT भी पढ़ी होगी उसको पता होगा कि जो जिम्नोस्पर्म है उनमें सीव सेल्स पाई जाती हैं और जो एंजियोस्पर्म है उनमें सीव ट्यूब्स पाई जाती हैं। कंपेनियन सेल्स की जगह जिम्नोस्पर्म में एल्ब्यूमिनस सेल्स पाई जाती हैं और एंजियोस्पर्म में कंपेनियन सेल्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द कैम्बियल लेयर ऑफ पेरिडर्म इज टर्म्ड एज। पेरिडर्म की कैम्बियल लेयर किसको बोलते हैं? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, फेलोजेन को बोलते हैं। जो पेरिडर्म होता है वो सेकेंडरी प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं, ये पुराने एपिडर्मिस को चेंज करता है। ये 3 टाइप के सेल से बनता है। सबसे बाहर होती है फेलेम, बीच में होता है फेलोजेन और सबसे अंदर की तरफ होता है फेलोडम। जो सबसे बाहर होता है फेलेम, इसको कॉर्क बोलते हैं। बीच वाला फेलोजन जो होता है उसको कॉर्कैम्बियम बोलते हैं। सबसे अंदर की ओर फेलोडम होता है। तो जो बीच वाली लेयर होती है जिसको फेलोजन बोलते हैं, ये एक्टिव मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से मिलकर बनता है। इसी को कैम्बियल लेयर भी बोलते हैं। ये दोनों तरफ नई सेल्स का निर्माण करता है। बाहर की तरफ फेलेम यानी कॉर्क और अंदर की तरफ फेलोडम। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, फेलोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है सम मैमल्स हैव अ स्पेशल थर्मोजेनिक टिश्यू नोन एज। कुछ एनिमल्स में ऊष्मा उत्पन्न करने वाले जो टिश्यूज़ होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर ए है, ब्राउन फैट टिश्यू बोलते हैं। ब्राउन फैट टिश्यू जो होते हैं शरीर में गर्मी उत्पन्न करते हैं, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होती है। ये हाइबरनेटिंग एनिमल्स या न्यू बॉर्न बेबीज़ में ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी जो है कनेक्टिव टिश्यू सपोर्टिव टिश्यू होता है, थर्मोजेनिक टिश्यू नहीं है। इपिथेलियल टिश्यू होता है, शरीर को ढकने वाले टिश्यूज़ होते हैं। नॉर्मल फैट टिश्यू जो होते हैं इनको वाइट फैट भी बोलते हैं। ये ऊर्जा संग्रह का काम करते हैं, ना कि ऊष्मा उत्पन्न करने का। तो ब्राउन फैट टिश्यू करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्यूरिंग एक्लिमेटाइजेशन टू हाई एल्टीट्यूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस टेक प्लेस एक्सेप्ट। मतलब अधिक ऊंचाई पे जब जाते हैं तो कौन कौन से अनुकूलन होते हैं एक्सेप्ट, मतलब एक को छोड़ के, तो हमें वो गलत वाला बताना है। तो ऑप्शन ए इंक्रीज इन माइन्यूट वेंटिलेशन, ये सही है।
क्योंकि जब हम अधिक ऊंचाई पे जाते हैं तो ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो तेज़ और गहरी सांसें आती हैं, तो वेंटिलेशन बढ़ जाता है। बी है इंक्रीज इन सेंसिटिविटी ऑफ सेंट्रल कीमोरिसेप्टर। ये गलत है, क्योंकि सेंट्रल कीमोरिसेप्टर की सेंसिटिविटी इंक्रीज़ नहीं डिक्रीज़ होती है। हाइपर वेंटिलेशन हो जाता है उच्च ऊंचाई पर, तो रेस्पिरेटरी एल्कोलाइसिस होता है, जिससे सहन करने के लिए सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स में कमी होती है, ना कि बढ़ोतरी होती है, तो वेंटिलाइजेशन कंटिन्यू रहता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी है इंक्रीज इन सेंसिटिविटी ऑफ द कैरोटिड बॉडी टू हाइपोक्सिया। ये भी बिल्कुल सही है, कैरोटिड बॉडी वेंटिलेटरी ड्राइव को इंक्रीज करता है। ऑप्शन डी है इंक्रीज इन आयोटिक बॉडी बैरोरिसेप्टर्स एक्टिविटी टू हाइपोक्सिया। ये भी सही है, क्योंकि आयोटिक बॉडी बैरोरिसेप्टर्स जो होते हैं वो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं और ये इंक्रीज होते हैं, और सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स जो होते हैं वो डिक्रीज होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ट्रेड्स अक्रॉस सेवरल जनरेशन ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड। सेवरल जनरेशन मतलब बहुत सारी जनरेशन में किसी ट्रेट के आनुवंशिक गुण को क्या बोलते हैं, तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं। जब कई पीढ़ियों तक हम किसी ट्रेट या गुण का अध्ययन करते रहते हैं कि वो डोमिनेंट है, रिसेसिव है, ऑटोसोमल है या सेक्स लिंग है, तो इसको पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं। अदर ऑप्शंस को भी हम समझते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो होते हैं, जब कई जीन्स मिलकर एक लक्षण को बनाते हैं, जैसे हाइट हो गया, उसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। ऑप्शन सी है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, जिनको नंबर में मेज़र कर सकते हैं, मापने योग्य जो ट्रेट्स होते हैं, जैसे वेट हो गया, उसको हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कहते हैं। क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस में वो आते हैं जिनको हम संख्याओं में मेज़र नहीं कर सकते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप हो गए, उनको क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस कहते हैं। तो सही ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेरिटेबिलिटी एस्टिमेट द प्रोपोर्शन ऑफ। हेरिटेबिलिटी जो होती है किसके अनुपात का अनुमान लगाती है, तो जो हेरिटेबिलिटी होती है वो किसी पॉपुलेशन में फिनोटाइपिक वेरिएशन का कितना पार्ट जो होता है जेनेटिक डिफरेंसेस के कारण होता है, इसी का अनुपात लगाती है, मतलब वो फिनोटाइप टू जीन्स के बारे में बताती है। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर सी है, फिनोटाइपिक वेरिएशन इन ग्रुप दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू जीन्स। ओके, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो गलत है, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन इन अ ग्रुप दैट कैन एट्रीब्यूटेड टू फिनोटाइप, ये गलत पैटर्न है। जेनेटिक वेरिएशन को नहीं, फिनोटाइप की वेरिएशन को जीन्स में बताती है, तो इसकी दिशा जो है उल्टी दी हुई है। और ऑप्शन नंबर बी है फिनोटाइपिक वेरिएशन इन एन इंडिविजुअल दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू जीन, ये व्यक्तिगत नहीं होता, इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ग्रुप होना चाहिए। और ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन नंबर डी एनवायरमेंटल वेरिएशन इन अ ग्रुप दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू फिनोटाइप, ये एनवायरमेंट इफेक्ट के बारे में बताता है, ना कि हेरिटेबिलिटी इफेक्ट के बारे में। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लंग्स ऑफ रेप्टाइल्स आर लोकेटेड इन। रेप्टाइल्स का जो लंग्स होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है, तो थोरेक्स रीजन पे लोकेटेड होता है, ये बिल्कुल याद करने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द डायटम्स डू नॉट ईजिली डीके लाइक अदर एल्गी एज बिकॉज। डायटम्स जो होते हैं अदर एल्गी के जैसे जल्दी डीके नहीं होते हैं, रीज़न क्या है उसके पीछे, दे हैव म्यूसिलेजिनस वॉल। गलत है, म्यूसिलेजिनस वॉल डीके रोकने के लिए सफिशिएंट नहीं होती है। बी है दे हैव हाईली सिलिशियस वॉल, ये सही आंसर है, क्योंकि जो सिलिका की वॉल होती है वो डीके नहीं होने देती है डायटम्स को। ऑप्शन सी है दे हैव हाई लिपिड ऑन द वॉल, लिपिड भी डीके नहीं रोक सकता है। ऑप्शन नंबर डी है दे हैव वॉल्स मेड अप ऑफ केराटिन, जो केराटिन होता है वो एल्गी में नहीं एनिमल्स में पाया जाता है, तो जो सही आंसर है आंसर नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया हैव हैवी रेनफॉल एंड मैंग्रोव वेजिटेशन। फाइटो जियोग्राफिक रीजन इंडिया के हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल और मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर बी है, वेस्ट कोस्ट ऑफ मालाबार, मतलब कि मालाबार के वेस्ट कोस्ट में पाया जाता है, जैसे कर्नाटक केरल के तटीय भाग हो गए। दक्कन प्लाटेयू नहीं हो सकता है, क्योंकि दक्कन प्लाटेयू शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। ईस्टर्न हिमालयाज़ नहीं हो सकते, वहाँ पे वर्षा तो बहुत होती है लेकिन मैंग्रोव वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं। सेंट्रल इंडिया जो होता है वहाँ पे मध्यम वर्षा होती है, सो वी कैन गो फॉर द आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Darwin's finches, which have adapted to different Galapagos Islands, have different bill sizes, shape, coloration and body size. This is an example of. डार्विन जो फिंचेस थी वो गैलापागोस आइलैंड के डिफरेंट एरिया में अलग अलग चोंच के आकार और उनके साइज़ और शेप
कलरेशन और बॉडी साइज़ में डाइवर्ट हो गई थी। तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एडॉप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल, जिसमें कॉमन एंसेस्टर था जो डिफरेंट द्वीप में जाके वहाँ की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए थे। उनके आकार में, कलर में, शेप और साइज़ में परिवर्तन हो गया था। अदर ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं तो ऑप्शन ए है होमोलॉगी। होमोलॉगी का मतलब होता है समान संरचना का मूल एक ही पूर्वज से होना, लेकिन इसमें संरचना समान नहीं है, डिफरेंट है, पूर्वज एक है। नेक्स्ट ऑप्शन है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस में ऐसा होता है असंबंधित जीव होते हैं, पहले शुरू में असंबंधित होते हैं और बाद में सेम हो जाते हैं। इसमें जस्ट अपोजिट है, तो ये भी आंसर आपका नहीं होगा। पैरेललिज्म जो होता है उसका जो सही आंसर है कि जो दो संबंधित स्पीसीज होते हैं समान दिशा में विकसित होते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये डिफरेंट विकसित हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही, एडॉप्टिव रेडिएशन, जैसा भी परिस्थिति होती है उसके अनुसार वो डिफरेंट तरीके से डेवलप हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉसिल्स ऑर्गन्स डज नॉट बिलोंग टू पेंटोजाइलोन प्लांट? इनमें से कौन सा फॉसिल ऑर्गन है जो पेंटोजाइलोन प्लांट से बिलोंग नहीं करता? तो सबसे पहले जान लेते हैं पेंटोजाइलोन प्लांट क्या है। तो पेंटोजाइलोन प्लांट जो है वो एक जिम्नोस्पर्म का फॉसिल है जो कि विलुप्त हो चुका है। इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे नियोपेनियोफाइलम जो है ये लीव्स को बोलते हैं, सहनिया जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, कार्नोकोनाइड्स जो हैं ये मेल कोन लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं, लेकिन विलियमसोनिया जो ऑप्शन नंबर डी है यही रॉन्ग आंसर है। विलियमसोनिया जो है ये बेनेटिटेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोलते हैं, ना कि पेंटोजाइलोन प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका है सही ऑप्शन है। नेक्स्ट वन इज when a freshwater fish migrates downstream in search of food, this kind of migration may be referred to as। जब एक फ्रेश वाटर फिश होती है वो माइग्रेट करती है डाउनस्ट्रीम, मतलब नदी के प्रवाह की दिशा में फूड की तलाश में, तो इसी टाइप की माइग्रेशन को क्या बोलते हैं? मतलब जो फिश है वो मैराइन टू फ्रेश वाटर या फ्रेश वाटर टू मैराइन वाटर नहीं जा रही, वो फ्रेश वाटर में ही है, बस नदी के प्रवाह की दिशा में खाने की तलाश में जाती है। तो ऐसे जो माइग्रेशन होते हैं उनसे पोटेमोड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं। जब ओशियन में ये चीज़ होती है कि वह ओशियन में ही अपने भोजन की तलाश में ओशियन के अंदर ही माइग्रेट करती है, तो ऐसे माइग्रेशन को ओशियनोड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं। अब बारी आती है ऑप्शन नंबर सी एंड डी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनाड्रोमस माइग्रेशन एंड कैटाड्रोमस माइग्रेशन। एनाड्रोमस माइग्रेशन के बारे में आपको बताती हूँ। जब कोई फिश जो होती है वो मैराइन वाटर था समुद्र से फ्रेश वाटर में आती है, आप ये मान लीजिए ए फॉर आना, मतलब जैसे मैराइन वाटर से हमारी साइड आती है आना, तो उसको बोलते हैं एनाड्रोमस। जैसे सैल्मन फिश करती है रिप्रोडक्शन के लिए, वो समुद्र से फ्रेश वाटर में आती है, और ईल जो होते हैं वो फ्रेश वाटर से मैराइन वाटर में जाते हैं, तो उसे बोलते हैं कैटाड्रोमस माइग्रेशन। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कल्टिवेटेड बनानास आर स्ट्राइल बिकॉज। जो कल्टिवेटेड बनाना होते हैं वो स्ट्राइल क्यों होते हैं? तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस मैंने लास्ट वीडियो में भी एक क्वेश्चन करवाया था। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, दे आर ट्रिप्लॉइड एंड देयरफॉर सीड्स आर नॉट सेट। मतलब ये जो होते हैं वो ट्रिप्लॉइड होते हैं, इनमें मेयोसिस सही तरीके से नहीं हो पाती है, इसलिए ये स्ट्राइल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, अदर ऑप्शन आपके रॉन्ग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल। कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस जो होता है, माध्य और विचरण जो होता है इक्वल होता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन एंड वेरिएशन इक्वल होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएशंस अलग अलग होते हैं, ची स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में भी मीन एंड वेरिएंस अलग अलग होते हैं। ऑप्शन डी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन से वेरिएशन का कोई संबंध नहीं होता है। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। आप लोगों को चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन को भी अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, इसमें रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेगेटिवली स्किप्ड देन द। अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्किप्ड होता है तो रिलेशन क्या होता है मीन एंड मोड के बीच में? नेगेटिवली स्किप्ड में मीन इज़ लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज़ लेस देन मोड। तो मीन जो होता है सबसे बाएं तरफ चला जाता है और जो मोड होता है वो दाएं तरफ चला जाता है, और बीच में मीडियन होता है। तो जो मीन होता है वो मोड से कम माना जाता है। जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मीन इज़ लेस देन मोड। इस तरह आपके 26 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर किसी को आंसर में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ आंसर कंट्रोवर्शियल होते हैं। आयोग कौन से आंसर मानता है, हमें उस पर फोकस करना रहता है।
जिस प्रकार मैंने जो आपके आंसर सही थे उनके अलावा अदर ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन किया, आपको भी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है। वीडियो हेल्पफुल लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आपके कितने आंसर सही हुए हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।